नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए झारखंड में पूरे प्रदेश पे हम दौरे पे हैं, लगातार लोकसभा चुनाव को लेके और लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। प्रत्याशी, प्रतिनिधि, वर्तमान विधायक के बीच भी जा रहे हैं। उनकी बातों को सुन रहे हैं, जनता तक उनकी बातों को पहुँचा रहे हैं, जनता की बातों को सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में अभी हम साहेबगंज में पहुँचे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं वर्तमान विधायक अनंत ओझा जी। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं पूरे क्षेत्र को लेके, झारखंड की राजनीति को लेके कि आखिर किस तरह के नाटकीय समीकरण बने थे और क्या लगता है विकास की जो गाथा लिखने की बात हुई है वो कितना तक सही हो पाया, और क्या लगता है कि आगामी चुनाव के बाद लोकसभा का और विधानसभा का जो है फिर से बीजेपी अपना यहाँ पे परचम फैला पाएगी। इन सारी चीजों पे जब भी हम चर्चा करेंगे, अपने माध्यम तक आवाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। जी नमस्कार। तो पहला सवाल है सर कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेके बड़े बड़े दावे जेएमएम महागठबंधन की ओर, इंडियन अलायंस की ओर से किया जा रहा है। क्या लगता है कि क्या कहानी सामने आएगी? नहीं, देखिए, झारखंड भी देश का हिस्सा है और देश के जनमानस को मोदी की गारंटी पर भरोसा है और जो मोदी जी गारंटी देते हैं उस गारंटी के पूरी होने की गारंटी पर भी जनमानस का विश्वास है। और इसीलिए झारखंड की जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की गारंटी पर अटूट विश्वास है। और हम इस विश्वास के आधार पर कह सकते हैं कि आने वाला समय में राज्य के 14 में 14 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परिचय लहराएगा, एनडीए का परिचय लहराएगा। उनका कहना है कि इस वक्त बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा पूरे 14 सीटों। नहीं, आखिर आजादी के 75 वर्षों के बाद जहां एक और देश के 52 करोड़ लोगों का जनधन खाता खुला, देश के 12 करोड़ परिवारों का उज्ज्वला योजना के माध्यम से धुएं से महिलाओं की मुक्ति मिली, प्रभु श्री राम जिसके बारे में हमारे हमेशा विपक्ष के साथी इस बात को कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, आज डंके के चोट पर देश ने देखा है कि तारीख भी बताए हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और देश के करोड़ों राम भक्तों की आस्था के प्रतीक प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को संपन्न हुआ है। और गांव-गांव में आप देख रहे होंगे कि सामान्य जनमानस के मन में यह विश्वास है कि देश मोदी जी के साथ है, मोदी जी की गारंटी के साथ है। मोदी जी जो कहते हैं, जो बातें कहते हैं, उसको पर जनमानस का भरोसा है, विश्वास है। और यह विश्वास और हमारी संगठन की कार्य पद्धति, कार्यकर्ताओं का, झारखंड जैसे राज्य के लाखों कार्यकर्ताओं की भावना, उनका अथक मेहनत, उनका परिश्रम, उस परिश्रम के साथ झारखंड के 14 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। हाँ, गांव चले अभियान जो अभी आपका शुरू हुआ है, जिसमें 2 दिन चला कार्यक्रम, आप लोग भी सारे लोग शामिल हुए होंगे पूरे प्रदेश में। किस तरह का रिस्पांस गांव जाने के बाद लोगों से मिला, ग्रामीणों से मिला? मुझे भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के निर्देश पर एक गांव दिया गया था और बूथ संख्या 41 में मैं स्वयं गया था। अति पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा गांव, हालांकि अब पिछड़ा नहीं है, लेकिन वहां जो लोगों का भरपूर प्यार मिला, मैं इस बात को उस गांव के आधार पर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भले ही पीछे थोड़ा हो, लेकिन आम जनता के जुबान पर केवल मोदी 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 यही उद्घोष, जिस गली से, जिस टोला से मैं गुजरता था, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के अपने कार्यकर्ताओं के साथ, वह मोहल्ला, वह गली मोदी 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 के नारों से केवल गूंजता था। क्या नाराजगी भी मिली देखने को, या कुछ समस्याएं ऐसे आई जिससे लगा कि हाँ ये समस्या इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग सरकार में आएंगे या हम पुनः आएंगे तो इसको? देखिए, चुनाव तो देश का हो रहा है और स्वाभाविक है कि देश के अब झारखंड की भी जनता प्रबुद्ध जनता हो गई है। राजमहल लोकसभा क्षेत्र की जनता प्रबुद्ध जनता है और प्रबुद्ध जनता इस बात को भलीभांति समझ रही है कि देश के पैमाने पर चुनाव हो रहा है और झारखंड के अंदर जो एक कुशासन की सरकार है, उस कुशासन की सरकार का केवल उस बोतल का लेवल बदला है, बोतल वही पुरानी है। और उसके जो मुद्दे थे, जो अराजकता थी, पंचायत से लेकर के, अंचल से लेकर के राज्य स्तर पर जो भ्रष्टाचार के काले कारनामों के कारण झारखंड हमारा बदनाम झारखंड
के रूप में गिनती हुआ है। जो इनके द्वारा गिरती हुई कानून व्यवस्था की स्थिति थी, इनके द्वारा जो गरीबों का शोषण हुआ था, इनके द्वारा जो लगातार खनिज संपदा की लूट हुई थी, तो इसके कारण से जनता में आक्रोश तो आज भी कायम है। और उस आक्रोश के साथ भी जनता इस बार बदलाव के मूड में है। चाहे राज्य में चुनाव हो, चाहे केंद्र में चुनाव हो, यह जनता उस समय आने पर उसका माकूल उत्तर देने के लिए तैयार बैठी है। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी प्रयासरत थी जेएमएम के साथ मिलकर हेमंत को समझाने के लिए, पर वो शायद आपकी बात नहीं माने। दिल्ली तक उनकी दौड़ हुई थी, अचानक 40 घंटा तक वो गायब भी हो गए थे। कि सारे चीजों के समीकरण के पीछे का खेल क्या? अब देखिए, ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। और जो राज्य की जनता ने देखा है, राज्य की जनता ढूंढ रही थी अपने मुख्यमंत्री को, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तित्व का, जिन्होंने संविधान की शपथ ली थी। और इस प्रकार का कृत्य पूरे राज्य ने देखा है। और अपनी कारगुजारियों को छुपाने के लिए इस प्रकार के नए नए कथा कहानी चलते रहता है। लेकिन हमारा लोकतंत्र बचा रहे, और लोकतंत्र पर हमारी पूरी आस्था है। और लोकतांत्रिक तरीके से जब जनता को उत्तर देने की बारी आएगी, तो निश्चित रूप से झारखंड की प्रबुद्ध जनता उस पर भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करने का काम करेगी, मोदी जी के गारंटी पर भरोसा करने का काम करेगी। गोविंद हेम्ब्रम ने सशर्त समर्थन दिया है। उनका कहना है कि यदि वो हमारी 3 मांगे नहीं मानते हैं तो फिर हम फिर से विचार करेंगे। तो क्या लगता है इसके पीछे भी बीजेपी का ही हाथ? अब उनके सत्तारूढ़ दल के नेता लगातार 4 वर्षों तक सरकार के कारगुजारियों को जो वादे नारे देकर के आए थे, और इनके वादे नारे क्या थे? ये चुनाव में जनादेश लेने से पहले 2019 में इन्होंने कहा कि 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, और जिनको रोजगार नहीं दे पाएंगे उन सारे लोगों को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। और जब नौजवान रोजगार की मांग कर रहे हैं तो लाठी डंडे के सहारे उनके ऊपर दमनात्मक कृत्य हो रहा है। किसानों के लिए उन्होंने कहा कि हम किसान पेंशन लागू करेंगे। ऐसी जितनी घोषणाएं की थी, उन्होंने कहा कि अर्जुन मुंडा जी की सरकार थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में सरकार थी, मुंडा जी भली भांति इस राज्य को चला रहे थे, और यह कह करके कि 32 का खतियान हम लाएंगे और आकर के यहाँ रोजगार देंगे। मुंडा जी की सरकार गिराई, खुद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनी। उसका हासिल क्या हुआ? 4 साल इनके बीत गए। 4 साल में यहाँ के लोगों के अंदर क्षेत्रीय भावना के नाम पर, कभी विधानसभा को के कक्ष को नमाजीकरण करने के नाम पर, तो ये तुष्टीकरण का खेल की बात हो, नौजवानों के रोजगार की बात हो, 32 के खतियान का नाम का बात हो, इसी प्रकार की बातें कहते थे। और मैं एक सदस्य होने के नाते सदन में ही हमने देखा है कि कई मौके पर सत्तारूढ़ दल के ही विधायक उनको आईना दिखाने का काम कर रहे थे। और आज लेवल बदला है, और झारखंड भी देख रहा है कि इस बदले हुए लेवल में झारखंड का क्या भला हो रहा है। लोकसभा की बात करें तो राजमहल से जेएमएम के जो है कैंडिडेट हैं, जो विनर है यहाँ पे, और इस बार आप भी दम भर रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार की जनता जो है उधर से रुख छोड़ के एनडीए की ओर, चाहे जिसकी भी एनडीए में जो भी लोग आएंगे उसमें उनको जिताएंगे? नहीं, हम तो इस बात पर पूरा भरोसा है कि त्राहिमाम है। हमने कहा कि अंचल कार्यालय में चले जाइए आप, नौजवान घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, केवल सामान्य छोटी छोटी बातों को लेकर के, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अंचल कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय में बिचौलियागिरी हावी है। सत्तारूढ़ दल के इशारे पर इस प्रकार का कृत्य चल रहा है। जिनको लोकतंत्र पर आस्था है, वह लोकतांत्रिक तरीके से जब उनका अवसर आएगा तो इनको एहसास कराने का काम करेगी। लोकतांत्रिक तरीके से जनता, जो पीड़ित जनता है, वो लोकतांत्रिक तरीके से इनका जवाब देने का काम करेगी। चंपई सोरेन ने कहा कि ये हेमंत पार्ट 2 है, इनका इशारा किधर? हमने तो इसीलिए कहा कि लेवल केवल बदला है, बोतल वही पुरानी है। और उनको स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी इस कद को ले रहे हैं, तो शायद वो संघर्षों को नहीं जान पा रहे हैं। और जो किस्से कहानियां हैं, जो भ्रष्टाचार के काले इतिहास है, जो अंचल कार्यालय में पीड़ित जनता है, जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, अबू आवास के नाम पर ठगी हुई जनता है, उसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए एक विपक्ष की भूमिका में, हम बार बार आक्रामक विपक्ष की भूमिका में रहते हैं कि हमने इस राज्य को बनाया है। लगातार मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा जी से लेकर के, और इस दल के भी, जो अभी सत्तारूढ़ दल के भी शीर्ष नेता आदरणीय गुरु जी, और ऐसे हजारों हजार जो झारखंड आंदोलनकारी थे,
उनके संघर्ष, उनके प्रताड़ना के आधार पर जो झारखंड राज्य की मांग थी, ये सपना को श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरा करने का काम किया था। इसलिए हमने झारखंड को बनाया है, तो झारखंड को संवारने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी और हम लगातार ऐसे इनके जो काले कारनामे हैं उनको जनता के बीच में उजागर करने का काम करेंगे। बिहार में तो एनडीए हो गया, खेला हो गया, क्या झारखंड में भी होगा? नहीं, हम तो किसी खेला पर भरोसा नहीं करते हैं। आजकल ये शब्द ही ज्यादा ट्रेंड में है। हमें भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं और आप उसका उदाहरण देख सकते हैं कि जिस प्रकार से जिनके साथ झारखंड में गठबंधन की सरकार चल रही है, कांग्रेस ने इस देश पर प्रत्यक्ष रूप से 60 वर्षों से अधिक शासन किया और कांग्रेस का इतिहास पूरा देश देखा है और जो राजनीतिक पंडित है उस बात को जानते हैं कि कांग्रेस ने किस प्रकार से चुनी हुई सरकारों को धारा 356 का उपयोग करके कितनी बार उन्होंने उसको बर्खास्त करने का काम किया। लेकिन ये नरेंद्र भाई मोदी जी की गारंटी है, क्योंकि देश ने उनके काले इतिहास को भी देखा है, आपातकाल लगा करके और लोकतंत्र की गला घोटने का काम किया था, मीडिया की आजादी को छीनने का काम किया था, बड़े बड़े प्रेस कार्यालयों के अंदर उसको छापामारी करके उसको रातों रात सील करने का काम किया था। इसलिए मोदी जी का गारंटी है लोकतंत्र को और लोकतंत्र बचाने के लिए भी उन्होंने कभी धारा 356 का उपयोग नहीं किया और हम लोकतांत्रिक रूप से जो चुनी हुई सरकारें हैं, लोकतांत्रिक तरीके से जो बदलाव होते हैं उसके संवाहक जरूर भारतीय जनता पार्टी जनता की अपेक्षा के अनुकूल उस दिशा में आगे बढ़ती है और निश्चित रूप से आने वाला 2024 का चुनाव है, उस 2024 के चुनाव में हम जनता पर भरोसा करके जनता का जनादेश लेने का काम करेंगे। पर इंडिया अलायंस जो है उनका कहना है कि श्री राम जी का 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ उसके पीछे सिर्फ वोट बैंक की राजनीति थी, क्योंकि तुरंत में लोकसभा चुनाव होना था, उन्होंने उसी समय को चुना जिस वक्त जो है चुनाव से पहले करे और लोगों के बीच में श्री राम का हम माना जाता है। अभी कांग्रेसियों को अगर भगवान राम से इतनी नफरत है कि नफरत करते 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 इस हद तक आ गए हैं कि प्रभु श्री राम जी का भव्य रामलला का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और उनको उसमें भी राजनीति दिख रही है। जब प्रभु श्री राम आक्रमणकारियों के द्वारा उस स्थल को ध्वस्त कर दिया गया था, जब प्रभु श्री राम टेंट में रहते थे, यही कांग्रेसी घूम घूम करके पानी पी पी करके और भाजपा को और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे करोड़ों जो राम भक्त थे, इस विचार को मानने वाले लोग जो भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रेरणा पुंज प्रभु श्री राम को मानते हैं, तो हमें गर्व है इस बात का कि हम आगे बढ़ करके प्रभु श्री राम लला का दर्शन करने के लिए, उनका भव्य मंदिर बनाने के लिए हम आगे आकर काम किए हैं। और इसलिए राम तो हमारे संस्कृति पुरुष है, राष्ट्र पुरुष है, उनके साथ भारत की आत्मा जुड़ी हुई है, उसके साथ हम इनकार कैसे कर सकते हैं। इसलिए इनको देश ने इनके असलियत को समझ गया है, तुष्टीकरण की इनकी राजनीति को समझ गया है और इसीलिए आज देश के अंदर आप के माध्यम से एक बात और कहना चाहते हैं कि न तो इनको देश की सांस्कृतिक विरासत पर कोई एहसास है, न इस भारत के विशेष करके झारखंड के महापुरुषों पर। आप जिस धरती पर हमसे बात कर रहे हैं, इसी धरती पर झारखंड की माटी के पुरुष और हुल क्रांति के जननायक संथाल पढ़ना ही नहीं, देश भर के करोड़ों हमारे जनजाति समाज के नायक आदरणीय सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानू, ये पुण्य भूमि है साहेबगंज जिला। और अभी भारत जोड़ो यात्रा नाम उन्होंने दिया है, लेकिन हम लोग तो बोलते हैं कि भारत तोड़ो यात्रा है। जिस समय पार्ट 2 करके वो चल रहे थे, उस समय उन्हीं का एक सांसद भारत की संसद में दक्षिण भारत को एक अलग देश बनाने की मांग करता था। और आदरणीय राहुल गांधी जी की यात्रा संथाल पन्ना से होकर गुजर रही है, साहेबगंज जिले से होकर गुजर रही है, वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर उनकी यात्रा गुजर रही है। लेकिन हुल क्रांति के जो हमारे महानायक थे सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, उनको नमन करने की भी उनको फुर्सत नहीं थी कि जाकर के उस माटी को नमन कर सके। ये देश का बेटा नरेंद्र भाई मोदी जी आते हैं और नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं और आकर के उस सिद्धो कान्हू, चांद भैरव की माटी को न केवल नमन करते हैं बल्कि उन वीर शहीदों को भी उनको नमन करके और अपनी यात्रा का शुरुआत करते हैं। उसी तरह से वो जाते हैं खूंटी में, यात्रा के क्रम में खूंटी में रात गुजारते हैं और उनके कार्यक्रम में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, जिस धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को उनकी पुण्यतिथि भी उनके जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी खूंटी के उलिहातू जाते हैं
और उलिहातू जाकर के जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के कृत्यों को उसके माध्यम से नमन करने के लिए कहते हैं। और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी जब जाते हैं तो उनके वंशजों को अपने आवास पर बुला करके मिलने का काम करते हैं। उस माटी के पास भी पहुंचने की उनको फुर्सत नहीं है। ये कांग्रेस का असलियत है। इसलिए देश के महापुरुषों के प्रति, देश के हमारे सांस्कृतिक विरासत के जो गर्वबोध के जो प्रतीक है, इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। और देश भी इस बात को भली भांति समझ रहा है। तो आने वाला 2024 में देश की जनता और झारखंड के हमारा जनजाति समाज जो जो उन्होंने अपमानित करने का काम किया है, इसका उत्तर देने का काम करेगा। पर इंडिया अलायंस के बड़े नेताओं का कहना है कि बीजेपी ने ईडी का डर दिखा के, सीबीआई का डर दिखा के, बड़े ब्यूरो ऑफिस जो है उनका डर दिखा के जो है तोड़ने का काम किया, जिसका नतीजा है कि ममता बनर्जी आज चुप है, अखिलेश जी चुप हो गए हैं, फिर साउथ के भी जिन नेता जुड़े थे वो भी चुप हो गए हैं। इसके पीछे एक सिर्फ बीजेपी का। अच्छा, एक गंभीर मामला आपके माध्यम से मैं देश और राज्य की जनता को बताता हूँ। ये जितने भी संगठन का नाम आपने बताया, जिसने भी राजनीतिक दलों का नाम बताया, ये सारे राजनीतिक दल की स्थापना कब हुई थी और किसके विरोध में इनकी स्थापना हुई थी? ये देश के पैमाने पर आप जिस भी दल को कहे, ममता बनर्जी किस पार्टी में थी? उनको छोड़ करके श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में तृणमूल कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? सपा, जो श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी, उनके द्वारा स्थापित पार्टी, उसने किसके खिलाफ में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था? किसकी व्यवस्था के क्या लड़ा? तो और उससे भी आगे बढ़ करके ये जो ईडी या जो भारत संवैधानिक संस्थाएं हैं, इन संवैधानिक संस्थाओं की स्थापना किसने की थी? आप देखेंगे तो देश की संसद ने इसकी स्थापना की और देश की संसद ने इसको कानूनी वैधता प्रदान की। और श्रद्धेय लालू प्रसाद यादव जी, उनकी ही सरकार थी, यूपीए की ही सरकार थी। लालू प्रसाद यादव जी को किसकी सरकार के समय में जेल भेजने का काम किया था? भारतीय जनता पार्टी तो थी नहीं उस समय। इसी प्रकार से तो दरअसल इनके जब काले कारनामे उजागर होते हैं, देश की जनमानस में जो उजागर होते हैं, देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि गरीबों का लूटा हुआ पैसा, पाई पाई पैसा जनता को लौटाना पड़ेगा। और जब गरीबों के लूटे हुए पैसे की बरामदगी हो रही है, जब बरामदगी हो रही है, तो ये सारे लोग इकट्ठे होकर के और आज इस प्रकार की संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ऐसी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं। तेलंगाना में जब इनकी सरकार होती है तो ईवीएम जो है सही हो जाता है, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, राजस्थान में सरकार बनती है, या पूर्व में इनकी छत्तीसगढ़ में जब सरकार बनती है तो वो जो आपका ईवीएम मशीन है वो सही बोलता है। इसलिए ये देश की जनता समझ गई है, करोड़ों अरबों रुपया इनके नेताओं के यहाँ बरामद हो रहे हैं, इसलिए वो सब समझ रही है और जनता आने पर इनको उत्तर भी दे रही है। लेकिन ये टीना वाला चश्मा इन्होंने लगा करके रखा है, इसीलिए टीने वाले चश्मे से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। ये लोकतंत्र है। अब रानी के पेट से कोई राजा पैदा नहीं होता है, राजा पैदा होता है अब जनता के दिए हुए एक एक मत के आशीर्वाद से अब वो पैदा होता है। इसलिए इस लोकतंत्र पर हम सबको भरोसा है और देश मोदी के साथ चल पड़ा है। देश को मोदी जी के गारंटी पर भरोसा है और उस गारंटी को पूरा होने की गारंटी पर विश्वास है। इसलिए 2024 में 400 पार का जो संदेश जो देश की संसद में श्रद्धेय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है, देश अपना मन बना चुका है और आने वाला 2024 में जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देने वाली है। साहेबगंज में एक सपना आपका रहा है कि हर हालत में बंदरगाह जो है चालू हो, जिसमें कि कच्चे माल आए, जो पूर्व में पहले होता था। साहेबगंज के जाना जाता था कि कच्चे तेल आते थे और यहाँ से मसाला का जो है निर्यात होता था। तो वो सपना आपका अभी भी अधूरा रह गया या पूरा होगा? आपको यहाँ के स्थानीय जनभावना की जानकारी के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। और ये सपना 2014 में जब यहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और उस जनता से मैंने वो देखा है था यहाँ कि कैसे देखते देखते साहेबगंज जो एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, साहेबगंज जो यहाँ एक तरह कह सकते हैं कि यहाँ की अर्थव्यवस्था सरपट दिखाई देती थी, ये अंग्रेजों के समय से ही, और उसको भी उजाड़ने का काम कांग्रेस के शासन और कांग्रेस के गठबंधन के शासन में हुआ। 2014 में इस क्षेत्र की जनता के पास जब जनादेश लेने के लिए हम गए
तो हमने, जो आपके संपर्क में लोग होंगे उनसे आप पूछेंगे, तो मैंने सीधे कहा था कि अगर मेरे कार्यकाल में गंगा पुल का काम चालू नहीं हुआ तो मैं अनंत ओझा खुद के लिए वोट मांगने के लिए आपके दरवाजे पर वोट मांगने नहीं आऊंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी जिसको भी चुनाव लड़ाएगी उसके लिए जरूर मांगेंगे, और मैं खुद के लिए वोट मांगने नहीं आऊंगा। हमारा नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारा नेतृत्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, और तत्कालीन राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री रघुवर दास जी, ये सब लोगों ने एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरी भावना पर भरोसा किया, और उसी विधानसभा के अंदर जब मैंने इस भावना को रखने का काम किया तो आज आप जाकर के देख सकते हैं कि बेहतर तरीके से 2000 करोड़ से अधिक की लागत से गंगा पुल का नाम काम तेजी से हो रहा है। एक और पुल को लेकर के राजमहल मानिकचक, क्योंकि इस इलाके के बारे में किसी ने कभी सपना नहीं देखा था इस इलाके का भी विकास हो। ये हमारा पूर्वोत्तर भारत के, पूर्वी भारत के सीमा पर अवस्थित ये क्षेत्र है, सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है, और आदरणीय नितिन गडकरी जी ने उसकी भी प्रक्रिया को आगे बढ़ाई। लेकिन दुर्भाग्यजनक तरीके से बंगाल के माध्यम से जो सहयोग, चूंकि यह दो राज्यों को जोड़ता है, जैसे साहेबगंज मनिहारी गंगा पुल होने से झारखंड और बिहार को जोड़ता है, उसी तरह से मानिकचक से राजमहल पुल बनने से वो बिहार और झारखंड और बंगाल को जोड़ने का काम करेगा। लेकिन बंगाल सरकार के द्वारा कोई रुचि नहीं लेने के कारण तत्काल वो मामला जिस तेज गति से वो आगे बढ़ना चाहिए था वो नहीं हो पाया। उसी प्रकार से यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ 4 लेन का चमचमाती सड़कें, जो कभी सपना में भी नहीं सोच सकता था इस इलाके में, आज 3000 करोड़ से अधिक की लागत से 4 लेन की सड़कें यहाँ बन रही है। आज यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हमने कराया है, एग्रीकल्चर कॉलेज की स्वीकृति हमने कराया है, इंजीनियरिंग कॉलेज का स्वीकृति हमने कराया, पॉलिटेक्निक कॉलेज का न केवल निर्माण हुआ बल्कि पढ़ाई भी चालू हो गया। इस इलाके में राजमहल सबसे पुराना अनुमंडल, वहां बच्चों को पढ़ने के लिए डिग्री कॉलेज नहीं था, आज वहां मॉडल डिग्री कॉलेज बन करके तैयार है। नगरीय क्षेत्र में आधारभूत संरचना विकसित करने की दिशा में आज आपके माध्यम से कह सकते हैं कि साहेबगंज झारखंड का पहला शहर है जो 137 करोड़ की लागत से सीवरेज का निर्माण हुआ है। राजमहल दूसरा शहर है झारखंड का जो 56 करोड़ की लागत से वहां सीवरेज का निर्माण हुआ है। गंगा किनारे ऐसे भव्य घाट, कई घाट बनाए गए हैं। उसी प्रकार से यहाँ कोल्ड, किसानों के हित के लिए 12 करोड़ से अधिक की लागत से किसानों के हित में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण हुआ है। उसी तरह से अनेकानेक योजनाएं जिससे इस इलाके का, ये पिछड़े क्षेत्र के इलाके का, नौजवानों के हाथ का के लिए इनका भाग्य बदल सकता है, उन योजनाओं का सूत्रण हुआ है। दुर्भाग्यजनक तरीके से उसमें बंदरगाह, मल्टी मॉडल बंदरगाह भी एक हिस्सा था, और उसके तहत लॉजिस्टिक पार्क डेवलप करने के लिए जो उसके सेकंड फेज में काम होना था, भू अर्जन के कारण उसकी प्रक्रिया थोड़ी धीमी हुई है, और निश्चित रूप से वह गति धीमी होने के कारण थोड़ा असर पड़ा है। हमको ये विश्वास है कि आने वाला समय में जैसे ये बदलाव होगा, ये सब प्रक्रिया पूरी होगी, और जिस सपने को लेकर के ये सारी आधारभूत संरचनाएं हमने खड़ी की थी, ये पुराना जो गौरव को पुनः हासिल करने का काम करे, ये सारी आधारभूत संरचनाएं निश्चित रूप से इस क्षेत्र का भाग्य बदलने के लिए कारगर होगी। आपके माध्यम से एक और योजना के बारे में कहेंगे कि मुझे हमेशा दर्द होता था कि हम राज्य के सबसे सुदूर क्षेत्र में रहते हैं। राज्य की राजधानी जब विकसित बिहार था उसमें भी सबसे अंतिम छोर पर यह साहेबगंज आता था, झारखंड भी बना तो अंतिम छोर पर आता था, और इसको लेकर के लगातार, क्योंकि जनता ने मुझे विधानसभा के लिए चुना है, झारखंड की विधानसभा के माध्यम से लगातार हमने एक आवाज उठाई। केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से कई बार हमने मिलने का काम किया, और उसका परिणाम स्वरूप पिछले दिनों झारखंड सरकार ने मेरे ही प्रस्ताव को साहिबगंज से लेकर के रांची तक मात्र 350 किलोमीटर की दूरी बनेगी, और एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए इसको भारत सरकार के पास भेजने का काम किया है। मुझे लगता है कि जो भी वैधानिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरा करके, और जिस दिन एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण होगा, गंगा पुल का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, तो सचमुच में जिस सपना को हमने देखा था, जिस गति को लेकर के यहाँ की जनता ने जो भरोसा करके मुझे आशीर्वाद दिया था, उस सपना को पूरा करने के लिए ये झारखंड का सबसे बेहतर विकसित विधानसभा क्षेत्र के रूप में राजमहल विधानसभा क्षेत्र अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगा, ये मुझे विश्वास है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आवाम को क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, मैंने आवाम को मेरा संदेश क्या देना है, आवाम तो खुद, हमने पहले ही कहा कि जब मैं एक बूथ पर गया और जिस गली से गुजर रहे थे वो गली बार बार मोदी 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 के नारों से गुलजार हो रहा था। लोग, कलाकार अपने घर के दीवार पर
मोदी जी का उनका तस्वीर बना करके पेंटिंग करके और गर्व के साथ वो उसमें सेल्फी खिंचाने के लिए तैयार बैठा था। तो पूरा देश चल पड़ा है। देश को मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है और मोदी जी का गारंटी पूरा होने का जनमानस को ये विश्वास है कि ये मोदी की गारंटी है, ये निश्चय ही पूरा होगा और इसीलिए देश मोदी जी के साथ चल पड़ा है। मुझे पूरा विश्वास है कि राजमहल विधानसभा लोकसभा क्षेत्र की भी जनता ये भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करेगी। समाज के सभी वर्गों के अंदर जो मोदी जी ने एक आस जगाई है, सबका साथ सबका विश्वास की जो आस जगाई है, सबके कल्याण के लिए जो काम किया है, वह लोक कल्याणकारी कार्य ये निश्चित रूप से प्रगति के मार्ग पर ले जाएगी और राजमहल लोकसभा क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगी। तो अभी आप सुन रहे थे अनंत ओझा जी को, जिन्होंने बहुत बेबाकी ढंग से हर सवालों का जवाब दिए हैं और उनका कहना है कि हर हालत में जो है साहेबगंज को पुराने समय का शहर, जो अंग्रेज के समय में साहेबगंज हुआ करता था, जहां से निर्यात आयात का भी कार्य होता था, उसे वो लाने के लिए उन्होंने वचनबद्ध कहा है कि हर हालत में उस चीजों को मैं लाऊंगा और ये मोदी की गारंटी है इस साथ की इस बार यहाँ पे बदलाव होगा और हर हालत में जहां भी ये जा रहे हैं वहां पे मोदी मोदी का गुंज भी सुनने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि इस बार 400 पार होगा लोकसभा चुनाव में और हर हालत में इस बार फिर से नई सरकार बनेगी और जो योजनाएं यहाँ पे चल रही है उसे और तेजी से काम किया जाएगा और नई योजनाओं को लाके नई विकास करके राजमहल लोकसभा क्षेत्र को एक बेहतर झारखंड के साथ साथ देश के पटल पर सामने लाया जाएगा। आप देखें नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।